Hello girls, second part of the अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया जो है वो हम इस वीडियो में करने जा रही हैं। सेकंड पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स अडॉप्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इरेडिकेट और टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड व्हाट शुड बी द सजेशंस विच वी कैन गिव and the extent up to which the government successful in its attempt to eradicate या reduce unemployment। तो हम इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि सरकार द्वारा रोज़गार वृद्धि या बेरोज़गार को कम करने के लिए जो भी प्रयत्न किए गए हैं उनकी एक ब्रीफ समरी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम सिंस इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे स्टेप लिए जा रहे हैं। तो बहुत सारी योजनाएं समय समय पर बनाई गई हैं जिनका उद्देश्य जो है बेरोज़गारी को दूर करना है। तो उसमें सबसे पहली जो योजना है वो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयं रोजगार योजना है। इस योजना के तहत क्या किया गया है, स्वयं रोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्कीम बनाई गई है। ये 1999 में शुरू की गई थी और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, एक तो जो भी व्यक्ति अपना रोज़गार खोलना चाहता है इस योजना को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य ये था कि व्यक्ति न केवल अपने रोज़गार के लिए काम करता है बल्कि वह दूसरे लोगों को भी रोज़गार देने के लिए वह कार्य करेगा। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि लोगों को दूसरे उद्योगों में रोज़गार प्राप्त करने की बजाय स्वयं का रोज़गार खोलना है, स्वयं का कोई उद्यम खोलना है ताकि वह न केवल स्वयं को रोज़गार दे सके बल्कि अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोज़गार दे सके। तो इस योजना को बढ़ावा देने के लिए अपना कोई भी बिज़नेस स्मॉल स्केल कोई भी अपनी इंडस्ट्री या अपना रोज़गार स्थापित करने के लिए जो लोग थे उनको सब्सिडी दी जाती थी। उनको छोटा मोटा अपना उद्योग धंधा खोलने के लिए रियायती दरों के ऊपर ग्रांट दी जाती थी ताकि वो छोटे छोटे अपने उद्योग स्थापित कर सके। और उसके अंतर इसका जो उद्देश्य था न केवल एक व्यक्ति विशेष को रोज़गार प्रदान करना था बल्कि इसके साथ साथ ऐसी प्रवृत्ति को बढ़ावा देना था कि व्यक्ति न केवल स्वयं को रोज़गार दे बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी रोज़गार के लिए प्रेरित कर सके। और अपने साथ साथ अगर वो मान लीजिए 5 लोगों का भी एक छोटा सा अपना कोई उपक्रम स्थापित करता है तो वो स्वयं को तो रोज़गार दे ही दे रहा है, साथ ही साथ 4-5 लोगों को, जिन लोगों को वो हायर कर रहा है उनको भी रोज़गार दे रहा है। तो इस योजना के अंतर्गत गांव में भारी संख्या में छोटे छोटे उपक्रम उद्योगों की स्थापना की गई। यह योजना छोटे उद्यमों का एक संपूर्ण कार्यक्रम है और इसके अंतर्गत कई कार्यक्रम जो है लागू किए गए। सबसे पहले है कि स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा दिया गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं कि गाँव के अंदर छोटे छोटे लोगों का एक समूह बनाया जाए जो कोऑपरेट करके अपना थोड़ा थोड़ा 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये जितना भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कमेटी डालते हैं इस तरीके से वो अपना फ़ंड इकट्ठा करें और थोड़ी बहुत जो भी कमी रहती है उसको गवर्नमेंट जो है सब्सिडाइज रेट्स पर ग्रांट प्रोवाइड करती है। और इनके माध्यम से उनके अंदर सबसे पहले तो कैपेबिलिटी को, स्किल जनरेशन का जो है बढ़ावा दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उन एक्टिविटी का एक ग्रुप बनाया जाता है किसी क्षेत्र विशेष में या किसी एरिया विशेष में वहाँ से संबंधित वहाँ के लोकल बिजनेस से जुड़ी हुई गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे हम बात कर सकते हैं राजस्थान, गुजरात के अंदर जो थार वो दूर दराज कच्छ का रण है, रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है, मिरर वर्क है, उसकी फैशन इंडस्ट्री में काफ़ी डिमांड है। तो उन उद्योगों को वहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उस स्किल को बढ़ावा देना, वहाँ के लोगों को मोटिवेट करना, वहाँ की औरतों को मुख्य तौर पर मोटिवेट करके
उनको कहा गया कि आप जो है तैयार कीजिए और आपका यहाँ से सामान जो है हम एक सिस्टम जनरेट करेंगे और जिसके माध्यम से आपका सामान उठाया जाएगा। तो उनको ट्रेनिंग देना, उनको मोटिवेट करना, बेसिक जो कैपिटल होती है वो प्रोवाइड की गई। तो ये जो एक्टिविटी होती है ये क्लस्टर एक्टिविटी है। औरतें सुबह अपना सारा घर का काम करके दोपहर को जो खाली वक्त होता है उसमें बैठकर वो काम करती। तो इस तरह की गतिविधियों का ये एक सामूहिक गतिविधियाँ होती हैं। इन गतिविधियों को किसी विशेष उद्योग और किसी क्षेत्र विशेष में विकसित किया गया इस योजना के तहत। फिर इसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था कि वहाँ से सामान को उठाना और फिर उसको मार्केट प्रोवाइड करना, छोटे छोटे मेले आयोजित करना ताकि वहाँ पर वो लोग अपना सामान डिस्प्ले कर सके और जो बायर है वो वहाँ तक जा सके और उनको परचेज़ कर सके। तो इस तरह की गतिविधियों का निर्माण किया गया, बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया। तकनीक में जो थोड़ी बहुत कमी थी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में उन लोगों को जो है जानकारी दी गई ताकि वो उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने स्किल को और ज़्यादा निखार सके। ऋण उपलब्ध करवाना, फिर उस ऋण की सहायता से फिर उसकी मार्केटिंग, विपणन होता है, मार्केटिंग में मदद की गई। तो यहाँ पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये इकोनॉमिक्स में बार बार यूज़ होती है। जो इन बेसिक लेवल पर डेवलपमेंट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए सबसे ज़रूरी था कि उन लोगों को अपनी शक्ति की पहचान करवाना और उसके लिए उनके छोटे छोटे ग्रुप, सेल्फ हेल्प, वो ताकि स्वयं की सहायता, वो ग्रुप, वो जो लोगों का ग्रुप है वो अपनी मदद स्वयं कर सके, ऐसे ग्रुपों का निर्माण करना और उनको उसके बारे में जानकारी देना, उसको उन लोगों को उन ग्रुपों की फ़ायदे के बारे में बताना ताकि वो अब उन ग्रुपों के माध्यम से, उन ग्रुप्स के माध्यम से, उन समूहों के माध्यम से अपना विकास कर सके। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा माइक्रो फाइनेंसिंग की गई है। बांग्लादेश के अंदर एक अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग पे बड़ा काम किया है। और माइक्रो फाइनेंस क्या होता है कि छोटी बचतों को इकट्ठा करना। वो वसीम, आई थिंक उनका नाम था, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उन्होंने माइक्रो फाइनेंस पर काफ़ी काम किया। उन्होंने क्या किया कि वहाँ के गुब्बारे बेचने वाले और जो बड़े छोटे छोटे वेंडर्स थे जिनकी दिन की 100 रुपये, 50 रुपये इस तरह की इनकम होती थी, तो उन लोगों के ग्रुप बनाए। उनको कहा कि आप एक कॉमन बैंक बनाइए, उसके अंदर चाहे आप डेली के 25 पैसे डालें। हर व्यक्ति को उसमें अपनी जो भी पूरे दिन की जमा पूंजी होती है उसमें से जितनी भी अपने खर्चे निकालने के बाद जितनी बचत होती है वो आप उसमें इकट्ठा करते जाइए। गुल्लक प्रणाली उन्होंने शुरू की और उन लोगों को मोटिवेट किया और इस तरीके से उनके पास एक फ़ंड जमा हो गया। और उस फंड की मदद से उस ग्रुप के अंदर जिस भी व्यक्ति को ज़रूरत होती अपना काम धंधा बढ़ाने के लिए, फाइनेंस की जितनी ज़रूरत होती, तो उनको बैंकों के चक्कर नहीं काटने थे। वो अपनी उस जमा पूंजी में से पैसा लेते और वो उसके द्वारा स्वयं की मदद करते। फिर दोबारा से ये सिस्टम शुरू हो जाता है। फिर दूसरे जिस व्यक्ति को ज़रूरत होती वो व्यक्ति वहाँ से फ़ंड ले सकता था। तो इस तरीके से ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो एक परिपाटी चलाई गई और इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से माइक्रो फाइनेंसिंग के द्वारा ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड ज़ीरो पर जो है बचतों को इकट्ठा किया गया और बचतों के माध्यम से, इन बचतों के माध्यम से स्वयं रोजगार की व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। और यहाँ पर जो ये ऋण उपलब्ध होता था ये बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर और आसान शर्तों पर उपलब्ध होता था। बाद में 2012-13 में इस व्यवस्था, इस स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना को बदलकर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर बदल दिया गया। इसी तरीके से एक शहरी योजना थी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, और उसको बाद में पॉइंट नंबर 7 में दिया हुआ है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंदर 2013-14 के अंदर बदल दिया गया। ये ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई थी और नीचे वो शहरी क्षेत्र से। और इसका मतलब क्या है कि ना केवल लोगों को ग्रुप बनाना है बल्कि उनको अपनी लाइवलीहुड होता है कि रोज़मर्रा के जीवन यापन के लिए जो खर्च होता है उसको अरेंज करने की, उसको इकट्ठा करने की, उसमें मदद करने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी।
इनको मॉडिफाई किया गया था और इनका मुख्य उद्देश्य था सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क के माध्यम से लोगों को जोड़ना और छोटी बचतों को इकट्ठा करना और उस बचतों के माध्यम से उस ग्रुप में जुड़े हुए लोगों को अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मदद करना। 2016-17 के अंत तक यह मिशन संपूर्ण भारत में फैल गया है और इसमें लगभग 90 लाख व्यक्तियों को स्वयं रोजगार मिलने की आशा है। उसके बाद है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये संपूर्ण ग्रामीण योजना SGRY जो है ये सितंबर 2001 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था लोगों को देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में तो लोगों को मोटिवेट करना कि वो अपना बिजनेस खुद कर सके। जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है ये एक्चुअल में पॉवर्टी इरेडिकेशन की भी योजना है। एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ पॉवर्टी को भी एलाइवेट करना है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जो निर्धनता हटाने वाली और रोज़गार जनरेट करने वाली जो योजनाएं हैं ये हैंड इन हैंड चलती हैं। तो हमारी जो बेरोज़गारी है और गरीबी है वो सबसे ज़्यादा गांव में है। शहरी बेरोज़गारी और शहरी गरीबी का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं दिस इज़ द ओवर फ्लडेड रूरल पॉवर्टी। गांव में जो जब गरीबी और बेरोज़गारी अति की हद तक बढ़ जाती है तो वो शहरों को ट्रांसफ़र हो जाती है। तो शहरी निर्धनता का जो मुख्य कारण है ग्रामीण निर्धनता और बेरोज़गारी है। तो ग्रामीण विकास बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है आपका ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना बहुत ज़रूरी है और पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए भी ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना ज़रूरी है और रोज़गार प्रदान करने के लिए भी ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना ज़रूरी है। तो इन तीनों उद्देश्यों को साथ में मिलाकर इस संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना को शुरू किया गया था और इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है कि अतिरिक्त मजदूरी के रोज़गार अवसर प्रदान करना है ताकि लोगों का प्लान गांव से शहर की तरफ रुख सके। दूसरा है खाद्य सुरक्षा, उन लोगों को फूड एंड न्यूट्रिशन सप्लाई करना है। फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी समस्या है तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। उसके बाद स्थायी सामुदायिक सामाजिक एवं आर्थिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना। गांव के अंदर ये जो बिंदु है स्थायी सामुदायिक सामाजिक और आर्थिक परिसंपत्ति, इनका मतलब है कि गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। इसके अंदर है वहाँ पर हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी, वहाँ पर स्कूल्स की फैसिलिटी, वहाँ पर सड़कें बनवाने की, गांव में लाइट की जो इलेक्ट्रिसिटी की बिजली की सुविधाएं उपलब्ध करना, साफ़ पीने का पानी। तो ये जो है ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं उनका वहाँ पर विकास करना। संपूर्ण आर्थिक विकास का संपूर्ण ग्रामीण विकास का मतलब ये है कि वहाँ पर जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को एक साथ टारगेट करना। तो इसके अंतर्गत नेक्स्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। जो आर्थिक परिसंपत्ति है सामुदायिक आर्थिक परिसंपत्ति, इसके अंदर हो गया जैसे आपके गांव में तालाब होते हैं, सारे गांव के जानवर उसी तालाब में आते हैं तो उनको पक्का करवाना। उनके अंदर कुछ समय बाद मिट्टी भर जाती है तो जब बारिश नहीं होती तो पानी की बड़ी सख्त ज़रूरत रहती है तो वो तालाब का साइज़ छोटा हो जाता है तो तालाब को खुदवाना। तो ये जो होती हैं ये सामुदायिक होती हैं। सामुदायिक वहाँ पशु चराने के लिए अगर आप बेसिकली गाँव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि एक सामूहिक शामलाती ज़मीन होती है। हमारे इधर उसको शामलाती ज़मीन बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट एट योर प्लेस। तो एक सामूहिक जगह होती है जहाँ पर सबके जानवर चरते हैं। तो जंगलात भी बोलते हैं कई जगह पर शामलाती ज़मीन भी बोलते हैं। कॉमन एरिया होता है ग्रेजिंग एरिया जहाँ पर सबके जानवर जो है ग्रेजिंग कर सकते हैं, चर सकते हैं। तो उन सारी जगहों का विकास करना। उसके बाद इसके अंतर्गत किया गया था आपका 100 करोड़ मानव दिवसों का सृजन करने का प्रस्ताव है। इसके मानव दिवसों का मतलब है लोगों को 100 करोड़ मतलब कि लोगों को रोज़गार देना और पर व्यक्ति जितने एरिया में ये स्कीम लागू की जाती है उसके हिसाब से इसको डिवाइड करना, वहाँ पर कितने लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है। तो 100 करोड़ वर्किंग डेज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग एरिया में अलग अलग लोगों को अलग अलग डेज़ प्रोवाइड करना। कुल मिलाकर उनका टोटल था कि 100 करोड़ मैन डेज़ का सृजन करना है। ये नंबर ऑफ़ डेज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है।
इस कार्यक्रम का खर्च केंद्र तथा राज्यों के अंदर आपका 87.5:12.5 के अनुपात में बांटा गया। सितंबर 2013 में SGRY को राष्ट्रीय, सॉरी ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ये वाली लाइन इसमें गलत है, इस लाइन को आप काट दीजिए। ये एक्चुअल में आपका नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, वो स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना को बदला गया था। तो ये संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना को नहीं NULM में कन्वर्ट किया गया था, ये इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्कीम थी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं। सरकार ने बेरोज़गारी को कम करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो मुख्य जो सोर्स है अंग्रेज़ों के आने से पहले भी, वो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री है। छोटे उद्योगों के अंदर सबसे ज़्यादा रोज़गार मिलता रहा है भारत में, एंशिएंट टाइम में भी, अंग्रेज़ों के आने से पहले भी, और अभी भी हम जो हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की तरफ देखते हैं, क्योंकि जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े उद्योग हैं, लार्ज इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को अपनाया जाता है। और उसके पीछे मजबूरी ये है कि अगर हमें इंटरनेशनल कंपटीशन को फेस करना है तो उसकी क्वालिटी को मैच करना होगा, और उसकी क्वालिटी मैच करने के लिए वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को अडोप्ट किया जाता है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आपको लेबर इंटेंसिव टेक्निक चाहिए। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और जो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर हम रिलाई करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। तो इनको भी काफ़ी मोटिवेट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। टाइम टू टाइम हर बजट में इनके लिए अलग से प्रोविजंस किए गए। स्पेशल एक बैंक खोला गया जो इन्हीं इंडस्ट्रीज़ को लोन देता है, सिडबी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बैंक है, सिडबी के नाम, डेवलपमेंट बैंक है, SIDB के नाम से, DB के नाम से, सिडबी के नाम से। तो इन बैंकों का उद्देश्य जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को मोटिवेट करना है ताकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जा सके। उसके बाद संगठित क्षेत्र का विकास करना, इसके अंतर्गत उद्योग, खनिज, यातायात, निर्माण आदि में भी काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल रहा है। इस क्षेत्र में 31 मार्च 2012 को 2,96,00,000 व्यक्तियों को रोज़गार के लिए संलग्न थे। उसके बाद विदेशी रोज़गार, दूसरे देशों में लोगों को रोज़गार जहाँ पर लेबर की शॉर्टेज है, जैसे कुवैत है, सऊदी अरब है, ईरान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, माइग्रेशन इसको पॉलिसी बोला जाता है। तो एमिग्रेशन को मोटिवेट करना ताकि वहाँ के लोग वहाँ जाकर काम कर सके। साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग अगर हम देखते हैं तो मिडल एशिया, जो कुवैत है, दुबई है, इस एरिया के अंदर जो माइग्रेंट्स हैं, वहाँ पर बाहरी देशों से आए हुए जो लोग हैं, उनकी संख्या जब हम देखते हैं तो मैक्सिमम लोग आपके इंडिया की तरफ से, साउथ इंडिया की तरफ से गए हुए हैं। फिर हम UK में देखते हैं, पंजाब के एरिया से लोग वहाँ बहुत गए हुए हैं। कनाडा के एरिया को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर भी जो है आपके नॉर्दर्न इंडिया से बहुत लोग गए हैं। IT सेक्टर से लोग वहाँ पर बहुत गए हुए हैं। तो इस तरह की पॉलिसीज़ को भी मोटिवेट करना ताकि हमारे लोग वहाँ पर जाकर काम कर सके। इन्हीं NRI के द्वारा जो सेविंग्स, वहाँ पर पैसा कमाया जाता है, ये फैक्टर अर्निंग का हिस्सा आता है, फैक्टर एक्सपोर्ट का हिस्सा आता है कि लेबर जो है वो हमारी फैक्टर एक्सपोर्ट होता है। जब हमारे NRI, हमारे लोग वहाँ जाकर काम करते हैं और वो अपनी सेविंग को बचत करके भारत के अंदर बेचते हैं, तो इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इम्प्रूव होता है। इंडिया के अंदर 2 बार जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव हुआ है, उसका मुख्य कारण यही रहा है कि ये माइग्रेंट जो दूसरे देशों में जाकर पैसा कमाते हैं और अपनी जो सैलरी को सेविंग्स के रूप में यहाँ पर इंडिया में भेजते हैं, तो फॉरेन करेंसी देश के अंदर आती है और इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होता है। उसके बाद है आपका प्रधानमंत्री रोज़गार योजना, प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना, PMRY के नाम से जाना जाता है। ये एजुकेटेड लोगों को रोज़गार देने के लिए बनाई गई है। आप जानते हैं कि 2 तरह का बेरोज़गारी होती है। एक तो अनस्किल्ड लेबर होती है, जिसको आपको मैनुअल एम्प्लॉयमेंट में लगाना होता है फिज़िकल वर्क के लिए, और दूसरी शिक्षित बेरोज़गार होते हैं, उनको आपको स्किल के साथ ऐसी इंडस्ट्रीज़ में उनको लगाना होता है जहाँ पर उनका स्किल जो है काम आ सके। तो PMRY जो योजना है, इसके अंतर्गत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी मोटिवेट किया गया और इसके साथ साथ लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार देने के लिए ये स्कीम बेसिकली बनाई गई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 2001 के अंदर तो आपकी
जो मैंने सबसे शुरू में बताई थी, संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना जो है SGSY बनाई गई थी। उसी समय पर शहरी क्षेत्र के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना बनाई गई थी, जिसको बाद में 2013-14 में बदलकर NULM के अंदर बदल दिया गया था। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत इसका उद्देश्य था जो शहरी क्षेत्र के अंदर बेरोज़गारी है, शहरी क्षेत्र की जो बेरोज़गारी है वो दूसरे तरीके की बेरोज़गारी होती है कि इसमें यहाँ पर लेबर को, जो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोज़गारी होती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से और मैनुअल लेबर से जुड़ी होती है। शहरी क्षेत्र की जो बेरोज़गारी होती है वो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों से और स्किल्ड लोगों से जुड़ी हुई होती है। तो इस बेरोज़गारी को दूर करने के लिए दूसरी तरह की योजनाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे निपटने के लिए NULM जो योजना है 13-14 में इसको कन्वर्ट किया गया बेसिकली, और 2012 से 17 तक जो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसके अंतर्गत 4 मिलियन शहरी निर्धनों को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया गया, स्किल डेवलपमेंट की गई, और इनको नरेगा आप जानते हैं, जिसको बाद में मनरेगा के तौर पर बनाया गया है। स्टार्टिंग में ये नरेगा था, 2005 में बनाया गया था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। पहले ये स्कीम थी, बाद में इसको 2005 में इसको एक्ट बना दिया गया था। एक्ट में और स्कीम में फ़र्क होता है। स्कीम तो किसी को मिल सकती है, किसी को नहीं मिल सकती। एक्ट का मतलब होता है कि आपका राइट हो गया है कि व्यक्ति अगर काम मांगने के लिए आता है तो सरकार को उसे 100 दिन का गारंटीड जो है रोज़गार देना ही देना पड़ेगा, और जो भी प्रचलित मजदूरी दर होगी उस राज्य विशेष के अंदर, वो मजदूरी दर उस व्यक्ति को देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उसको फ्री में सैलरी दी जाएगी, ऐसा नहीं होता। उनसे काम लिया जाता है, उनका बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है, और जो उस राज्य की प्रचलित मजदूरी दर होती है उस मजदूरी दर पर उसको 100 दिन का न्यूनतम जो है रोज़गार दिया जाता है। तो NULM के तहत भी इन लोगों को रोज़गार दिया गया और दिया जाता है। अभी भी ये एक बहुत इफ़ेक्टिव स्कीम है। इसने लेबर का माइग्रेशन गांव से शहरी क्षेत्रों की तरफ काफ़ी हद तक रोक दिया, और इससे ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास हुआ है। ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है। ये एक बहुत इफ़ेक्टिव स्कीम है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो एक बहुत सुलझे हुए इकोनॉमिस्ट रहे हैं। ये उनकी एक महत्वपूर्ण, बहुत ही एम्बिशियस स्कीम थी जो उन्होंने लागू की, और इसका इंडियन इकोनॉमी पर बहुत असर भी पड़ा। हालांकि ये क्रिटिसाइज़ होती रही है कि इसमें जो काम करवाया जाता है वो आपका जो सरपंच होते हैं, सरपंच के माध्यम से काम करवाया जाता है। तो बहुत सारे सरपंच इसमें करप्शन के तहत फंसे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस स्कीम का लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। इसके दोहरे फ़ायदे हैं। एक तो ये लोगों को तो रोज़गार की गारंटी देता है, दूसरी तरफ से इसके तहत क्या किया जाता है कि उन लोगों से काम करवाया जाता है। काम क्या करवाया जाता है? जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट करवाई जाती है। गाँव में जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम करवाना होता है, कोई स्कूल हॉस्पिटल्स बनवाने होते हैं, या जोड़ को तालाब को पक्का करवाना है, या सड़कें बनवानी है, तो वो सारा काम इस लेबर से करवाया जाता है। लोगों को रोज़गार मिलता है और गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो इस स्कीम का दोहरा लाभ जो है लोगों को मिलता है। तो ये स्कीम बहुत इफ़ेक्टिव है, इसके बहुत फ़ायदे हैं, और अगर इसके अंदर से करप्शन जैसी कमी को निकाल दिया जाए तो इस स्कीम ने भारतीय बेरोज़गारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। गांव के क्षेत्रों से जो माइग्रेशन था, लोग शहर की तरफ भाग रहे थे और शहरों में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही थी, तो इसके ऊपर इसने इस योजना के तहत बड़ा चेक लगाया। खासकर बिहार और मध्य प्रदेश, इस एरिया के लोगों का जो माइग्रेशन था शहरी क्षेत्र की तरफ, वो काफ़ी हद तक इसमें कंट्रोल हुआ है।
और इसमें एक्ट बनाया गया है। सबसे बड़ी बात है ये स्कीम एक्ट है, ये स्कीम नहीं है, ये एक्ट है। एक्ट का मतलब है कि लोगों का अधिकार है कि वो सरकार से, जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, इसी तरीके से लोगों का अधिकार है कि वो सरकार से, उनका हक है कि वो सरकार से रोज़गार प्राप्त करें। 1 साल के अंदर न्यूनतम 100 दिन का रोज़गार प्रदान करना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लोगों का अधिकार है। और 2017-18 में लगभग 5.12 करोड़ लोगों को इसके तहत रोज़गार उपलब्ध करवाया गया है। उसके बाद है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये हंगर कंट्रोल करने के लिए एक स्कीम है। हंगर कंट्रोल का मतलब है कि इस योजना के तहत क्या किया गया है कि लोगों से काम करवाया जाता है और उसके बदले में उनको पैसा देने की बजाय उनको फूड दिया जाता है, यानी कि फूड फॉर वर्क। देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में कार्य के बदले भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम चला है और ये आई थिंक 2004 में शुरू किया गया था। आई फॉरगॉट द एक्चुअल ईयर ऑफ इट, आई विल कंफर्म इट बाय क्रॉस चेकिंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर। लेकिन ये भी एक काफ़ी इफ़ेक्टिव स्कीम है। इसका उद्देश्य भी ना केवल लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, साथ के साथ पॉवर्टी रेडिकेशन और हंगर जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, भूखमरी जो एक बहुत बड़ी समस्या है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इस स्कीम का उद्देश्य था। उसके बाद है आपका श्रम प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा देना, जैसे फूड प्रोसेसिंग है, चमड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, पर्यटन है, निर्माण है, जहाँ जहाँ मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है उन उद्योगों को बढ़ावा देना ताकि लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिले। उसके बाद सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विकास करना, सर्विस सेक्टर, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है तो प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर के अंदर रिसोर्सेज की शिफ्टिंग होती है और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो शिफ्टिंग होती है कैपिटल के साथ साथ लेबर की शिफ्टिंग होती है। तो सर्विस सेक्टर के अंदर जो रिटर्न्स हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं। तो सर्विस सेक्टर का जब विकास किया जाता है तो सर्विस सेक्टर के तहत लोगों को पहले उनको कॉल सेंटर जो है वो सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, टेलीफोन सर्विसेज है और ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर लोगों को रोज़गार देना, उनको पहले ट्रेनिंग देना और उनको रोज़गार देना, इसके लिए बहुत सारे काम स्किल्स इंस्टीट्यूट्स खोले जाते हैं जहाँ लोगों को स्किल सिखाया जाता है और वो वहाँ पर जाकर कार्य करते हैं। उसके बाद क्या है, स्त्रियों के लिए रोज़गार के अवसर प्रदान करना। इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बढ़ने का एक मुख्य कारण है कि महिलाओं का पढ़ना और वो भी रोज़गार की लाइन में आकर खड़ी हो गई हैं चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ। तो इससे और ज़्यादा रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता सामने आ पड़ी है, रोज़गार के ज़्यादा अवसर क्रिएट करने पड़े हैं। तो इसलिए स्त्रियों के लिए जब बात आई तो ऐसे अवसरों की खोज करना जिनमें उनकी जो सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका निर्वहन भी आसानी से हो सके और उनको एक जॉब सिक्योरिटी और समाज में सुरक्षा का भाव पैदा किया जा सके, तो उनके लिए भी जो है स्पेशल स्कीम्स बनाई गई, जैसे वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स का खोलना, महिलाओं के लिए स्पेशल आपकी ऐसी शैक्षणिक और पेशेवर प्रशिक्षण देना, विमेन कॉलेजेस खोलना, विमेन हॉस्टल खोलना, ताकि वो सिक्योरिटी के साथ घर से बाहर निकलकर रोज़गार को प्राप्त कर सके। तो ऐसे इनको बढ़ावा देना। फिर मैटरनिटी लीव का प्रोविज़न करना, पहले गवर्नमेंट सेक्टर में था, फिर प्राइवेट सेक्टर में, आजकल जैसे CCL है, चाइल्ड केयर लीव भी उनको 2 साल की स्पेशल महिलाओं को मिलती है ताकि वो अपने बच्चों को देख रेख कर सके इमरजेंसी की स्थिति में। कार्यस्थल पर क्रैंच खोलना, ये भी हर इंस्टीट्यूट की सामाजिक जिम्मेवारी है कि वो जो महिलाओं के बच्चे छोटे हैं तो वो अपने बच्चों को अपने कार्यस्थल पर ला सके और वहाँ पर एक मेड की फैसिलिटी दी जाती है ताकि वो अपने बच्चों को वहाँ पर रख सके। आपका राइट बनता है, अगर आप वर्किंग वुमेन है तो आप अपने एम्प्लॉयर से नियोक्ता को कह सकती हैं कि मेरा बच्चा छोटा है, मेरे बच्चे को रखने के लिए यहाँ पर आप क्रैच की फैसिलिटी अरेंज कीजिए। तो इससे कार्यस्थल पर स्त्रियों के लिए यौन शोषण को रोकने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। उसके बाद इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी
बढ़ाई गई हैं ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास किया जा सके। वहाँ पर भी जितनी भी वहाँ छिपी हुई बेरोज़गारी को हटाकर जो एक्चुअल रोज़गार है उस स्तर को वहाँ पर मेंटेन किया जा सके। सरप्लस जनरेट करना ताकि उस सरप्लस से आपके द्वितीय और तृतीय क्षेत्र को, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को आप अच्छे से ग्रो कर पाएँ। उसके बाद है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन है एक्सपोर्ट प्रमोशन को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन को खोला गया है ताकि यहाँ पर उन उद्योगों को जो एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करते हैं उनको कंडीशन रख दी कि आपको सस्ती दरों पर ज़मीन मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, आपको कुल उत्पादन का इतने % तो एक्सपोर्ट करना है और यहाँ पर कम से कम लोकल एरिया के इतने लोगों को आपको रोज़गार देना पड़ेगा। तो इन कंडीशंस के साथ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया गया है। एक तरफ तो इससे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश की गई है, मोटिवेट किया गया है प्राइवेट सेक्टर को ताकि वो इंडस्ट्रीज़ को खोले, फैक्ट्री को खोले, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए और लोगों को रोज़गार दे। उसके बाद है रोज़गार, ये 2004-5 में सेकेंड वेव जब रिफ़ॉर्म हुए थे 1999 2001 में ये रिफ़ॉर्म्स किए गए हैं और इन रिफ़ॉर्म्स के तहत ये मेजर पॉलिसी चेंज किए गए हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए स्कीम बनाई गई है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, सेज़ है और आपकी एक्सपोर्ट प्रमोटिंग जोन्स हैं, इस तरह के उनको बनाया गया है। उसके बाद रोज़गार मार्गदर्शन सेवाएं, एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस सर्विसेज खोली गई हैं। इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज हैं, कॉलेज और जो आपकी कॉलेज के अंदर आपको प्लेसमेंट सेल है, प्लेसमेंट सेल के तहत आप जानते भी हैं कि आपको रोज़गार मेलों के अंदर ले जाया जाता है, आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है टाइम टू टाइम। उसका उद्देश्य यही है कि लोगों को मोटिवेट किया जा सके कि वो एम्प्लॉयमेंट के अवसरों के बारे में जागरूक हो सकें। उसके बाद अभी जो रिसेंटली है नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट का किया गया है, इसके ऊपर सरकार ने कौशल निर्माण के ऊपर काफ़ी पैसा भी खर्च किया है और लोगों को मोटिवेट किया है कि बच्चे आए, स्किल डेवलपमेंट सीखें और उनको प्लेसमेंट के लिए कोशिशें की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। और इसके तहत एक काम और बड़ा किया गया है कि थोड़ा सा इसमें ढील दी गई है। कई बार व्यक्ति जो है किन्हीं भी सर्कमस्टांसेस से, फैमिली सर्कमस्टांसेस से वो उस काम को ऑफिशियली नहीं सीख पाता। मतलब कि मान लीजिए कोई पेंट करने वाला व्यक्ति है, घरों के अंदर वाइट वॉश करता है, तो वो ऑफिशियल ITI में एडमिशन नहीं लेता, लेकिन वो पेंट का काम बहुत अच्छा करता है क्योंकि उसने बड़ी छोटी उम्र में कर दिया था, उसके पास समय नहीं था कि वो ऑफिशियल जाकर उसका पूरा डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ले। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ने उनको क्या किया है कि उनको एक छोटा सा टेस्ट पास करके और उनको उसका ऑफिशियल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है ताकि वो अपने उस काम के तहत कहीं पर भी दूसरी जगह जाकर रोज़गार को प्राप्त कर सके। तो इस तरह की जो है स्कीम्स मोटिवेट की गई हैं ताकि लोगों को योग्यता विकास पहल योजना के तहत ये स्कीम चलाई गई है और ताकि लोग जो स्किल्ड हैं, ऑलरेडी स्किल है, उनके स्किल को ऑथेंटिफाई किया गया है और ताकि वो लोग रोज़गार प्राप्त कर सके उस सर्टिफिकेट के तहत, कहीं पर भी वो उसको दिखा सकते हैं। उसके बाद एक है मुद्रा बैंक माइक्रो यूनिट, मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंसिंग एजेंसीज़ हैं। इनके तहत छोटे उद्योगों के लिए कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध करवाया गया है ताकि वो अपने छोटे छोटे बिजनेसेस को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, माइक्रो जो इंस्टीट्यूट्स है, उपक्रम जिसे हम बोलते हैं, यूनिट्स को, उनको खोल सके। इसका रेट है 10 लाख प्रति उपक्रम तक की साख, 10 लाख तक का लोन माइक्रो फाइनेंस जो है वो दिया जाता है उद्योगों को शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दरों पर ताकि वो अपना कोई उद्योग धंधा खोल सकें। उसके बाद सजेशंस क्या दे सकते हैं। सबसे पहली इंडिया के अंदर है कि हमारी पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारी जनसंख्या जिस दर से बढ़ रही है, हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट उस दर से नहीं बढ़ रहा। तो जनसंख्या को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये अब घटकर 1.3 तक तो आ गया है, लेकिन डेवलपिंग नेशन में जो डेसिडल ग्रोथ रेट है, अब 2021 में हमारी जनगणना के आंकड़े आने हैं तो पता लगेगा कि 2011 से 2021 तक हमारी जनसंख्या कितनी घटी है या बढ़ी है।
लेकिन हम कह सकते हैं कि अभी पिछले जो 30 साल हैं उनमें हालांकि हमारी ग्रोथ रेट घट तो रही है, 2.3 से 2.1 आई, 1.9 आई, लेकिन अभी भी ये 1% से ज़्यादा है, जबकि विकसित देशों के अंदर ये ग्रोथ रेट है डेकेडल जो ग्रोथ रेट है वो 0.4, 0.5 और 0.6 है, और हमारी 1.3 पर तो अटकी हुई थी अभी तक। तो देखते हैं अभी कितना रहती है। 2021 में इसके आंकड़े आने हैं। तो सबसे पहली है कि जनसंख्या को नियंत्रित करना, उसके बाद राष्ट्रीय रोज़गार नीति। हालांकि हमने मनरेगा को चलाया हुआ है, लेकिन मनरेगा के अंदर अभी बहुत सारी कमियां हैं। उन कमियों को दूर करके अभी हमें इसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से इस पर काम करना होगा, ताकि हम बेरोज़गारी की समस्या को सुलझा सकें। और अब जो कोविड पेंडेमिक चल रही है, तो इसमें तो बेरोज़गारी की समस्या ने रूप ही दूसरा ले लिया है। आप जानते हैं कि माइग्रेशन हो गया है। लॉकडाउन के चलते हुए लोग जो शहरों में बैठे हुए थे, उनको खाने के लाले पड़ गए, तो उन्होंने कहा कि कम से कम वापस अपने देश चलते, अपने गांव चलते हैं, वहाँ पे हमें अनाज तो मिल जाएगा, अपने लोग तो हैं, कम उस पर हम खाना खा लेंगे, खाना ही खाना तो खाना है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या किया, वो लोग वापस अपने देश की तरफ माइग्रेट हो गए हैं, और अभी तक 1 साल होने को आया, उनके रिवर्स माइग्रेशन, उनका वापस आना अभी तक मुश्किल लग रहा है। और इसकी वजह से क्या है कि उद्योग, फैक्ट्रियाँ, कारखाने जितनी भी हैं वो लेबर की कमी से जूझ रहे हैं, और प्रोडक्टिविटी काफ़ी अफेक्ट हो रही है। और पता नहीं कि किस हद तक ये प्रोसेस दोबारा लाइन पर आ पाएगा, क्योंकि इसने लोगों को बहुत जो हमारी लेबर थी उसको काफ़ी हद तक डरा दिया है। तो इसको नॉर्मलाइज हो भी पाता है, नहीं हो पाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी इसने हमारी प्रोडक्टिविटी पर, हमारी उत्पादन क्षमता पर, हमारी एम्प्लॉयबिलिटी पर काफ़ी सवाल खड़े कर दिए हैं। जो डेली बेसिस पर काम करने वाले लोग थे उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो लोग भूखे मर रहे हैं। हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में चली गई है। तो ये बड़ी समस्याएं हैं जो इस पेंडेमिक ने इन समस्याओं को बहुत उभार दिया है। तो अभी तक तो हम सिर्फ नॉर्मल चलते चलते भी हम इनसे नहीं निपट पा रहे थे, और अब जब ये पेंडेमिक आ गई है तो इसने लोगों के नज़रिए को, सोच को काफ़ी बदल दिया है। लेट्स सी, होप फॉर द गुड कि ये चीज़ें दोबारा नॉर्मलाइज होंगी, लेकिन समस्याएं अभी काफ़ी हद तक हैं, क्योंकि सेकेंड वेव इतने ख़तरनाक तरीके से आई हुई है। लॉकडाउन की आहटें सुनाई दे रही हैं, बढ़ाई जा रही हैं, दुकानें बंद हैं, डेली वेंडर्स जो हैं वो बंद हैं, छोटे उद्योग बंद हैं। उधर से फिर चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई, तो वहाँ से भी कच्चा माल आना और बहुत सारी तरह का सामान आना बंद हो गया। तो उससे भी हमारे उद्योग जूझ रहे थे। और फिर अब ये एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस आ गया है, लेबर क्राइसिस आ गया है। उधर से लोग भूखे मर रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो डिमांड साइड पे इसका बड़ा नेगेटिव असर पड़ा है। तो इकोनॉमी अभी स्लो डाउन को फेस कर रही है, सप्लाई चेन हमारी ब्रेक हो गई है। तो व्हाट विल हैपन वी कांट से। इट टेक लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू रिवाइव द इकोनॉमी अंडर सच सर्कमस्टांसेस। उसके बाद जो किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को मजबूत करके भी इसका विकास किया जा सकता है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है ये सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर एग्रीकल्चर के साथ साथ अलाइड एक्टिविटी को, नॉन फार्म एक्टिविटी को बढ़ावा देकर, जैसे सड़कें हैं, सिंचाई परियोजना है, ऊर्जा निर्माण है, इन क्षेत्रों को बढ़ावा देकर भी गांव के अंदर मौसमी बेरोज़गारी से छुटकारा पाया जा सकता है, कि उन लोगों को बाकी टाइम में इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एक्टिविटी के अंदर रोज़गार दिया जाए। औद्योगिकरण को द्वारा भी रोज़गार को बढ़ावा दिया जा सकता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन के द्वारा उन उद्योगों के अंदर लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रमोशन से क्या होता है कि देश के अंदर ही हम सामान उत्पादित करके बेचते हैं, तो इससे कोई नई कैपिटल जनरेट नहीं होती। लेकिन जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ से हमारी फॉरेन कैपिटल जनरेट होकर देश में आती है और कैपिटल सरप्लस जनरेट होता है, जिससे और नए उद्योगों का विकास किया जा सकता है, लोगों की इनकम जनरेट होती है। तो
हम एक्सपोर्ट प्रमोशन के माध्यम जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है जहाँ से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। उसके बाद है कैपिटल फॉर्मेशन की ऊंची दर है, हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ से होती है? सेविंग्स को बढ़ावा देके। सेविंग जो है वो सोर्स होती है कैपिटल फॉर्मेशन का, पूंजी निर्माण का। और सेविंग्स कहाँ से आती है? इनकम से आते हैं। हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा है, y = C+S होता है। तो इनकम जितनी ज़्यादा होगी वहाँ से सेविंग उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन एक तरीका और है कि जिसके द्वारा जो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है उसको बढ़ा सकते हैं, कि लोगों को मोटिवेट किया जाए, बहुत सारी तरह की रियायतें दी जाए ताकि लोग जो हैं सेविंग्स की तरफ ज़्यादा मोटिवेट हों। और कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, जैसे इंडियंस आर प्रोन टू स्पेंड ऑन कॉन्स्पिक्यूअस प्रोडक्ट्स। हम दिखावे पर, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है कि अमेरिका में लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो हम भी भाग भाग के पिज़्ज़ा खाते हैं। हमारी इंडियन वेडिंग्स जो है वो एक बहुत बड़ा वेस्टेज है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है। व्यक्ति सारी ज़िंदगी पैसा बचाता है सिर्फ इसलिए कि बच्चों की शादी पर वो अच्छे से खर्चा कर सके। तो ये जो है ये कंजम्पशन कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन कहलाती है, दिखावे की और अनुत्पादक जो कंजम्पशंस कहलाती है। तो इनके ऊपर क्रैब करके हम कैपिटल फॉर्मेशन को, प्रोडक्टिव कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ावा देकर जो है देश के अंदर रोज़गार के स्तर को बढ़ावा दे सकते हैं। उसके बाद स्वयं रोज़गार लोगों को अधिक सहायता देता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को नौकरी पाने की बजाय अपना काम धंधा खोलने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम मोटिवेट करेंगे। इसके लिए हमें एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम जो हमारा काफ़ी बिगड़ा हुआ है, वहाँ पर हमें ऐसे एंटरप्रेन्योर्स बनाने होंगे कि जो अपना बिज़नेस खोल सके और वहाँ पर स्वयं के साथ साथ 4 लोगों को, अन्य लोगों को भी रोज़गार दे सके। देखो अगला पॉइंट यही आ गया कि इसके लिए हमें हमारी एजुकेशन सिस्टम को मोटिवेट करना पड़ेगा। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसके बहुत सारे प्रोविज़न है कि अब हम एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए केवल IIM और IITs पर डिपेंड नहीं करेंगे कि वहाँ से उद्यमी निकलेंगे, वो उद्योग धंधा खोलेंगे और जब बाकी लोगों को वो रोज़गार देंगे। इसके लिए हमारे सिंपल डिग्री कॉलेजेस हैं, जो हमारे BA के कॉलेज हैं, B.Ed के कॉलेज हैं, और जो हमारे क्या कहते हैं ITIs हैं, यहाँ पर भी हमें बच्चों को ऐसी एजुकेशन देनी है कि केवल वोकेशनल कोर्सेज़ पर हम डिपेंड ना करें, इन नॉन वोकेशनल कोर्सेज़ में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की संभावनाओं को तलाशें। उसके बाद है इसके लिए एजुकेशन प्रणाली को कन्वर्ट करने की, उसको अपडेट बनाने की बहुत बड़ी सख्त ज़रूरत है। उसके बाद औद्योगिक तकनीक में परिवर्तन, जो टेक्नोलॉजी है, ओल्ड टेक्नोलॉजी की बजाय न्यू टेक्नोलॉजी को मोटिवेट करना है। उसके बाद है लघु और कुटीर उद्योगों का, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम पूंजी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो इन उद्योगों को बढ़ावा देकर भी हम कर सकते हैं। और व्यक्तिगत सेवाओं का विकास, जैसे बेबी केयर है, ड्राइवर है, सुरक्षा, केयर फॉर एज्ड, गृह कार्य, घरेलू प्रबंध, स्वास्थ्य देखभाल, सौंदर्य देखभाल आदि। यहाँ पर कम पढ़े लिखे लोगों व कम योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए रोज़गार के अच्छे अवसर हो सकते हैं। आप देखते भी हैं, अगर आप TV ध्यान से देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपको घर बैठे होम डिलीवरी करवाई होम जो है हर सामान आपको घर बैठे दिया जा रहा है। उसमें आपकी, चाहे आपकी ब्यूटी पार्लर की फैसिलिटीज़ हैं या केयर टेकर की बात करें, अभी तक हमारे यहाँ इतना ज़्यादा कल्चर नहीं है। हालांकि बड़े बड़े शहरों में ये आ गया है कि जिन लोगों की पेइंग कैपेसिटी है या जो पे कर सकते हैं, बुज़ुर्ग हैं, अकेले रह रहे हैं, उनके बच्चे नहीं हैं या बाहर हैं, वो आकर उनकी मदद नहीं कर सकते, तो किसी एक व्यक्ति को वहाँ पर हायर कर लिया जाए, वो आके एजेंसी के माध्यम से आपके लिए काम करे, आपको सेवा प्रोवाइड करे और बदले में आप उसको पेमेंट करो। तो वो भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। आपके बाग में माली है, डॉक्टर्स हैं, वो आपको घर बैठे आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये सर्विस सेक्टर है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, न्यू काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपको प्रोवाइड की जा सकती है। जो मदरली केयर है, घर में माँ आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट करती है, बाहर से आप एक नर्स को हायर करते हैं, वो आपको वो ना केवल आपको मेडिकल हेल्प दे रही है लेकिन आपको खाने पीने की, मेडिसिन्स की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है।
तो ये फैसिलिटीज़ भी आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की संभावनाओं को देती हैं। फ़ॉरेन की अगर हम बात करें तो वहाँ बेबी सिटिंग का बड़ा कल्चर है कि माँ बाप जा रहे हैं, उनको बच्चे की देखभाल के लिए 2 घंटे 4 घंटे के लिए किसी केयर टेकर की ज़रूरत है, तो वो क्या करते हैं, एक एजेंसी होती है जो क्रेडिबल होती है, उसके पास ऐसे स्टूडेंट्स ज़्यादातर करते हैं कि वो क्या करते हैं, उनकी छुट्टी होती है, शाम को कॉलेज आवर के बाद उनको एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा देते हैं। और किसी भी ऐसे पेरेंट्स को ज़रूरत होती है तो वो उस एजेंसी को फ़ोन करते हैं और वो उनमें से किसी को अपने बिहाफ पर उनको भेज देती है, और वो 4 घंटे 6 घंटे जब तक पेरेंट्स नहीं आते तब तक वो उन बच्चों की देखभाल करती है। तो इसको बेबी सिटिंग का काम बोलते हैं। स्टूडेंट्स को ज़्यादातर इस तरह के काम में इन्वॉल्व होते हैं। बच्चों को, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अर्निंग हो जाती है, पेरेंट्स को मदद मिल जाती है, वो अपना काम शांति से कराते हैं, उनको पता होता है कि पीछे से हमारे बच्चों के पास कोई है। तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं ये आपकी जो है व्यक्तिगत सेवाएं हैं, और भारत जैसे देश में अब तक इनका प्रचलन कम है, ना के बराबर ही है, जबकि दूसरे देशों में, विकसित देशों में हम देखते हैं तो ये बड़ी सामान्य सी बात है, वहाँ पर काफ़ी प्रैक्टिस है। तो दिस सेक्शन कैन बी एक्सपेंडेड फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। उसके बाद है 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर रोज़गार जो बनाया गया है, तो इसको आप खुद से पढ़ लीजिए क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, इसमें कुछ भी बात ऐसी एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, और इसको केवल आपको रीडिंग करनी है, तो आप इसको रीडिंग कर लीजिए। हर योजना के अंदर ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काफ़ी काम किया जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में ये स्टेप्स लिए गए हैं। उसके बाद है मनरेगा का अलग से है 2005 जो एक्ट है, इसकी विशेषता यहाँ पर बताई गई है। 2 नंबर में इसका अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। मैं आपको लगभग इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से हम इसको कर सकते हैं। ग्रामीण इलाकों के अंदर निर्धनता रेखा से नीचे रह गए, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन जो फैमिलीज़ हैं, उनमें कम से कम एक वयस्क को कम से कम 100 दिन के रोज़गार को गारंटी का अधिकार है। इस योजना के अंतर्गत मजदूरी विभिन्न राज्यों द्वारा निर्धारित वैधानिक न्यूनतम दरों पर दी जाती है। अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग मजदूरी दर है। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, हरियाणा में 277 रुपये था 2016-17 में, पंजाब में 233। वहाँ पे जो भी प्रचलित की मजदूरी दर होती है उसके आधार पर उनको वहाँ रोज़गार वो मजदूरी दी जाती है, और मज़दूरों के बैंक खातों में डाकघरों में खोले गए खातों में ही ये पेमेंट दी जाती है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करने के लिए रोज़गार अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था ये इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेशन भी है, गाँव में सड़कें बनाना, सिंचाई परियोजनाएँ आदि, इनके ऊपर काम करवाया जाता है उस लेबर से। और एक तरफ तो गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, दूसरी तरफ से क्या होता है, लोगों को रोज़गार मिलता है। उसके बाद है मांग करने के 15 दिन के अंदर रोज़गार उपलब्ध करवाया जाता है। यदि निर्धारित 15 दिनों तक रोज़गार उपलब्ध न करवाया गया तो न्यूनतम मजदूरी का 1/3 हिस्सा बेरोजगारी भत्ते के रूप में लोगों को दिया जाता है। गांव की ग्राम पंचायत इस योजना के कार्य का निरीक्षण करेंगी। मैंने बताया था कि ये लोकल बॉडीज़ के माध्यम से इसको किया जाता है। लोकल बॉडीज़ होती हैं हमारी शहरों के अंदर नगर निगम और नगर पालिकाएँ होती हैं, और गाँव के अंदर ग्राम पंचायतें होती हैं। तो ये गाँव की स्कीम है, और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ग्राम पंचायतों के माध्यम से ये काम किया जाता है। पारदर्शिता के लिए इस योजना के सारे लेखों को अकाउंट जनता द्वारा जांचे जा सकते हैं। इसकी अकाउंटिंग होती है बाकायदा से। इस योजना के 90% खर्चों का वहन केंद्रीय सरकार और 10% जो है राज्य सरकारें करती हैं। मनरेगा के में कुल लाभान्वित लोगों में से कम 33% महिलाओं को, ये जेंडर इक्विटी की तरफ भी काम करता है क्योंकि इसमें महिलाओं को खास ध्यान रखा गया है। परिवार के 1 से अधिक सदस्य भी इस योजना के अंतर्गत रोजगार ले सकते हैं, बशर्ते कि एक परिवार को 1 वर्ष में 100 दिन की ही गारंटी योजना मिले। मतलब कि 2 हैं, दोनों को 50-50 दिन का काम मिल गया, एक को 70 दिन का मिल गया, एक को 30 दिन का, मतलब कि दोनों को मिला के 100 दिन का रोज़गार मिलेगा। 2 लोगों को भी मिल सकता है, और वो कितने किस रेशो में काम लेंगे वो व्यक्ति तय कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस योजना का सबसे मेजर ड्रॉबैक है कि ये करप्शन का शिकार हो गई है। झूठे लोगों के खाते खुलवा दिए गए हैं, झूठे मरे हुए लोगों को मनरेगा के रजिस्टर में चढ़ा दिया गया है, और उनका फंड जो है पैसा खातों से निकलवा कर सरपंचों के द्वारा और मिली भगत से अफसरों के द्वारा खाया गया है। कई ग्राम पंचायतों में इस तरह की समस्याएं आई है और काफ़ी बड़े बड़े घोटाले पकड़े गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक इफ़ेक्टिव योजना है।
अभी इसका क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन ये थर्ड क्वेश्चन ही आपको करना है। भारत में बेरोजगारी के स्वरूप और समस्या का विश्लेषण कीजिए। पिछले दशक में इस समस्या के हल के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, यही एक क्वेश्चन आपका इसमें बनता है। और छोटे जो क्वेश्चन हैं कि हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आ जाए, तो उसमें ये जो क्वेश्चंस हैं, छोटे क्वेश्चंस ये आ सकते हैं। तो आप इनको एक बार अपनी नोटबुक में लिख लें और इनके आंसर्स लिख लें। तो सारा ही चैप्टर आपका हो गया है। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, अभी इंग्लिश मीडियम बेटा मुझे कंटेंट मिल नहीं रहा है, मैं कॉलेज जाऊंगी तो वहाँ मेरी कुछ बुक्स रखी हैं तो शायद उसमें मिल जाए। तो अभी आप हिंदी मीडियम से थोड़ा सा काम चला लीजिए। रुद्र दत्त की बुक में से चांसेस हैं कि वहाँ से मुझे कोई कंटेंट मिल जाए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। उमा कपिला से भी मिल जाएगा, लेकिन फॉर दिस आई नीड टू एसेस दोज बुक्स। अभी मेरे पास उन बुक्स की एसेस नहीं है, तो इंग्लिश मीडियम का मैं आपको कंटेंट वहाँ से अवेल करवा दूँगी। ओके, नेक्स्ट जो हम चैप्टर करेंगे वो हमारा पॉवर्टी इन इंडिया का है। पॉवर्टी इन इंडिया का चैप्टर हम कल मैं आपको वीडियो बनाकर भेज दूँगी, तो वो हम कर लेंगे इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस लिख के और आप अपलोड कर दीजिएगा गूगल क्लासरूम पे। ओके।